गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं चंदन सिंह शेखावत आज आपके लिए सेकंड लेक्चर के अंदर लेकर के आया हूं जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। तो कल मैंने आप लोगों से क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और उसी प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कुछ क्लासिफिकेशन जो है वो लेकर के आया हूं। सबसे पहले आ जाता है अपना बीरबल साहनी का क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक चीज प्रीवियसली ध्यान रखना आप लोग कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका कोई ना कोई आधार जरूर होता है। ठीक है, बिना आधार के हम कोई भी चीज नहीं करते। ठीक है, अब देखिए बीरबल साहनी जो थे, इनका नाम जो आता है वो पेलियोबॉटनिस्ट में लिया जाता है या जीवाश्म विज्ञान जिसको अपन कहते हैं, जीवाश्म विज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि आपके कहाँ पर है, टोंक में है, उधर इन्होंने खोज की थी और इन्होंने कुछ ऐसे जीवाश्म हासिल किए थे जिसके आधार पर उनके पूर्वजों का इजीली पता लगाया जा सकता था या कौन कौन से उनके पूर्वज थे जो अब नहीं है। अब देखते हैं अपन, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसका आधार क्या बताया था। इन्होंने बताया था उसका आधार फाइलोजेनिक। क्या दिया था इन्होंने उसका आधार? फाइलोजेनिक। फाइलोजेनिक को अपन क्या बोलते हैं? जातीय वृत्तीय। जातीय वृत्तीय बोलो या जाति वृत्ति बोलो, एक ही बात है। हिंदी में बोलते हैं अपन इसको जातीय वृत्तीय। ठीक है, ये तो चलो इसका हिंदी अनुवाद हो गया। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी चीज आ रही होगी कि जातीय वृत्तीय होता क्या है। ये तो हिंदी अनुवाद तो हो गया, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसको हम कैसे समझें, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। तो आप प्रीवियस इधर देखें, जाति वृत्ति किसी की भी हो सकती है। ठीक है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो। तो सबसे पहले इसका अर्थ ये समझो कि जाति वृत्ति का मतलब होता है उस प्रजाति या उस समूह के संपूर्ण विकास से होता है। ठीक है, अब चाहे अपन इसमें पौधे ले लो, कोई भी पौधा ले सकते हो। जैसे मैं मस्टर्ड प्लांट की बात करूं तो मस्टर्ड प्लांट है, उसके पूरे वंश का सामूहिक विकास वो भी अपने आप में एक फाइलोजेनी है। और दूसरी चीज, मस्टर्ड प्लांट क्यों, आप कोई भी ले लो, पाइसम सटाइवम ले लो, इसके अलावा हेलियंथस एनुअस ले लो, या जो आपका वीट ले लो, मेज ले लो, तो आप कुछ भी ले सकते हो। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल ले लो, जिसमें अपन ये पढ़ते हैं ना आवर्त बीजी पादपों के कुल। तो आवर्त बीजी पादप मतलब एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज की बात होगी। तो अपन उनको भी आधार बना करके समझ सकते हैं। तो किसी भी, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, उस जाति के संपूर्ण विकास को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी बोलते हैं। अब बीरबल साहनी ने इसी को ही आधार बनाया और इसी को ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब उन्होंने क्या बताया? जिम्नोस्पर्म, जैसा कल बताया, अनावृत बीजी जिसमें बीज कवर्ड नहीं होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, उसने दो भागों में इनको बांट दिया। अब ये दो भाग हैं जिनको अपन क्या बोल सकते हैं? ग्रुप। क्या बोलेंगे? ग्रुप। GROUP, ग्रुप यानी समूह। अब समूह में कौन कौन से बांटे? इसमें फिलोस्पर्मी और स्टैकियोस्पर्मी। अब सुनने में बहुत लग रहा होगा कि ये क्या बहुत भयंकर से शब्द आ गए, फिलोस्पर्मी और स्टैकियोस्पर्मी। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, चाहे फिलोस्पर्मी हो चाहे स्टैकियोस्पर्मी हो, इन दोनों के अंदर कॉमन वर्ड क्या है या कॉमन शब्द क्या है? स्पर्मी। स्पर्मी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? सीधा से निकल के आ जाता है बीज। ठीक है, अब फिल्लो का मतलब क्या होगा? फिल्लो का मतलब हो जाएगा लीफ यानी पत्ती। ऐसी पत्ती जिस पर बीज जो होते हैं लगे हुए होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फिल्लोस्पर्मी।
बीज बोलो, बीजांड बोलो, कुछ भी बोलो। जैसे अपन ने पढ़ते हैं, अपन ने कल भी पढ़ा था, मैंने आपको नाम दिया था माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल दिया था, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पे फिल वर्ड जो था, वहां पर फिल वर्ड जो था वो पत्ती के लिए तो काम में लिया था। तो यहां पर भी क्या है, फिलोस्पर्मी और स्टैकियोस्पर्मी, मतलब यहां पर फिलोस्पर्मी का मतलब होगा पत्ती पर जब बीजांड लगे हुए होते हैं तो वो फिलोस्पर्मी होती है, और स्टैकियोस्पर्मी जब बीजांड या बीज जब स्तंभ या तने पर लगे हुए होते हैं तब अपन उनको क्या बोलते हैं, स्टैकियोस्पर्मी बोलते हैं। आया समझ में? अब इन्होंने क्या किया, इसके भी कुछ भाग कर लिए। जैसे फिलोस्पर्मी के जो भाग किए इन्होंने, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखो, पहले तो आता है साइकेडोफिलिकेल्स, दूसरा आ जाता है साइकेडेल्स, और तीसरा आ जाता है बेनेटाइटेल्स। साइकेडोफिलिकेल्स बोलूं या मैं टेरिडोस्पर्मेल्स बोलूं, एक ही बात है, ठीक है। साइकेडोफिलिकेल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहना, ये दोनों क्या है, बिल्कुल एक ही है। साइकेडोफिलिकेल्स का जो एग्जाम्पल है वो आएगा आपका मेडुलोसा ग्लोसोप्टेरिस। ये जो भी मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ प्रीवियस, आप लोग ये ध्यान में रखें कि ये सब क्या है, एक तरह से जिम्नोस्पर्म्स है। क्या है, सभी जिम्नोस्पर्म्स हैं, और इन सभी के अंदर जो सीड्स हैं वो कैसे रहेंगे, अनकवर्ड, यानी ढके हुए नहीं होते, तभी तो अपन इनको क्या बोलते हैं, अनावृत, कोई आवरण ही नहीं है। तो साइकेडोफिलिकेल्स का एग्जाम्पल समझ में आया, जिसमें मेडुलोसा आता है, ग्लोसोप्टेरिस आता है, और फिर सेकंड आ जाता है आपका साइकेडेल्स, जिसके अंदर बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आ जाता है आपका साइकस का। आता है साइकस का एग्जाम्पल, जो खजूर जैसा सा दिखता है, या खजूर साइकस के जैसा दिखता है। कई बार हम इसको आइडेंटिफिकेशन में बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये साइकस है या ये डेट पाम है, खजूर है, ठीक है। उसके बारे में चर्चा अपन बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसके एग्जाम्पल देख लें। साइकेडेल्स के एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, साइकस। फिर आ जाता है आपका बेनेटाइटेल्स। बेनेटाइटेल्स के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है आपका विलियमसोनिया का। किसका आता है, विलियमसोनिया। तो फिलोस्पर्मी के 3 पार्ट कौन कौन से हुए, एक तो साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स और बेनेटाइटेल्स। अब बात कर लेते हैं स्टैकियोस्पर्मी की, जिसके अंदर बीजांड जो होते हैं वो किस पर लगे हुए होते हैं, सीधे स्तंभ पर लगे हुए होते हैं, स्टेम पर लगे हुए होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, स्टैकियोस्पर्मी, मतलब स्टेम। स्टैकियो का मतलब आप समझ सकते हो, स्टेम यानी स्तंभ। अब स्टैकियोस्पर्मी की बात करें तो इसके भी कितने टाइप हैं, 4 टाइप अपने को देखने को मिल जाते हैं। जैसे नंबर 1 आ जाता है आपका कॉर्डाइटेल्स, सेकंड पे गिंगोइल्स, थर्ड पे कॉनिफ्रेल्स, और फोर्थ पे क्या आ जाता है अपना टैक्सेल्स। तो चाहे कॉर्डाइटेल्स हो, गिंगोइल्स हो, कॉनिफ्रेल्स हो, टैक्सेल्स हो, सभी ये क्या है, एक तरह से जिम्नोस्पर्म के सदस्य तो है ही, और इनमें भी क्या है, आपस में ये एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। और दूसरी चीज, इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं, वो लगभग समान होती है। कोई थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे वाहिकाओं का अंतर होता है, ठीक है। वेसल्स जो होती हैं वो आपको किस किस में प्रेजेंट होंगी, जैसे नीटम के अंदर प्रेजेंट होंगी, और किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, आपके वेल्विस्टिया, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा वेल्विस्टिया, ठीक है। वेल्विस्टिया और निटॉप्सिडा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर नीटम। तो इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो लगभग समान होती है। और ये किसके समान होंगी, आपस में तो वैसे भी समान होंगी। अगर एक स्ट्रक्चर की कंपैरेटिव स्टडी अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर से करोगे तो लगभग समान
संरचनाएं हमको देखने को मिलती है। हाँ, अगर आप इसकी तुलनात्मक अध्ययन जिम्नोस से करते हो, डाइकॉट से करते हो, तो डाइकॉट में भी कुछ ऐसी ही संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं अपन साहब किसकी, स्टैक्योस्पर्मी की। मैंने बताया 4 पार्ट होते हैं, जैसे कॉर्डाइटेल्स, इसका एग्जाम्पल मीजोजाइलॉन, गिंगोइल्स का एग्जाम्पल गिंको, कॉनिफ्रेल्स का एग्जाम्पल पाइनस, टैक्सेल्स का एग्जाम्पल टैक्सेल। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूं या ये कहें कि मैं पूछूं कि कोनिफर का मतलब क्या होता है? कभी आप लोगों ने सोचा है कोनिफर का मतलब क्या होता है? कोनिफर के अंदर अपन पाइनस को ही क्यों इंक्लूड करते हैं? अपन चाहे साइकस हो या फिर आपका गिंको हो या एफिड्रा वगैरह हो, नीटम हो, इनको क्यों शामिल नहीं करते? उसका कारण है क्योंकि कोनिफर का मतलब क्या होता है? शंकु रूपी। मतलब इनके जो वृक्ष की जो संरचना है वो कैसी होती है? बिल्कुल शंकु के समान होती है, या आप यूं कह सकते हो इस तरह से पिरामिड के जैसे होती है। शंकु ऐसा ही तो होता है, ठीक है? या आप इसको ऐसे समझो, जैसे कि सॉफ्टी आइसक्रीम होती है, वो कैसी होती है? बिल्कुल उल्टा पिरामिड। ये तो होता है शंकु कोन, वो सीधा था, ये उल्टा है, बस है तो पिरामिड स्ट्रक्चर ही ना। तो इसीलिए कोनिफर का मतलब क्या होता है? इन वृक्षों की जो संरचना जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि ये शंकु के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे मैं अगर आपको डायग्राम इसका बना के बताऊं, तो जैसे सपोज करो कि ये एक पाइनस का प्लांट है, जैसे ये इसका स्टेम है। अब इसमें जो नीचे वाली जो शाखाएं होंगी वो कैसी होंगी? लंबी होंगी, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ये कैसी होती जाएंगी? छोटी होती चली जाएंगी। और सेम चीज यहां पर आ जाएगी आपका, इधर भी ऐसा होगा। तो आप ये देख लो, यहां पर भी इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है और यहां पर भी इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है। तो बन रहा है ना ये शंकु रूप, ये देखो कोनिकल स्ट्रक्चर। इसीलिए अपन ने इसको किस में रखा है? कोनिफर के अंदर रखा है पाइनस को। फिर आ जाता है आपका टैक्सेल, जिसके अंदर अपन ने किसको रखा है? टैक्सस को रखा है। तो ये बीरबल साहनी का जो क्लासिफिकेशन हमें क्या कहता है कि इन्होंने क्या बताया कि जाति वृत्ति के आधार पर भी हम पौधों का वर्गीकरण कर सकते हैं। वो बात और है कि इनमें आपस में कितनी समानता रहती है या कितनी विषमताएं रहती है या असमानता रहती है, वो एक दूसरा पहलू होता है। लेकिन जब भी वर्गीकरण किया जाता है उसका एक ठोस आधार हमारे पास में होना चाहिए। जैसे कि बीरबल साहनी ने बताया कि जाति वृत्ति उस जाति के पूरे सामूहिक विकास को ही इन्होंने क्या बना लिया? अपना आधार बना लिया और ये वर्गीकरण हमारे सामने पेश किया। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरने का क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्पोरने क्लासिफिकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और ये पूछा जाएगा। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लो या इंपॉर्टेंट कर लो, कुछ भी चाहो वो लिख लो, ये पूछा जाएगा। इसमें भी क्या था कि जिम्नोस्पर्म जो है उसको वर्गों में इन्होंने विभाजित किया। इन्होंने तो क्या किया था? समूह में विभाजित किया था। इन्होंने 2 अलग अलग समूह बना लिए। और ये 2 अलग समूह क्यों बने थे? क्योंकि एक पे बीजांड पत्ती पे लगे हुए थे, दूसरे पे बीजांड स्तंभ पे लगे थे, तो ये ग्रुप ही अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। अगर इन दोनों क्लासिफिकेशन की तुलना की जाए तो यहाँ पर बीजांड का कोई जिक्र नहीं, बीजांड का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर क्या किया है? इन्होंने जिम्नोस्पर्म को 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया है। सबसे पहला आ जाता है आपका साइकेडोप्सिडा, दूसरा कॉनिफेरोप्सिडा, तीसरा निटोप्सिडा। तो मैं अगर साइकेडोप्सिडा की बात करूं तो साइकेडोप्सिडा जो है उसको अगेन
इन्होंने 4 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। ये क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है गण। अभी मैं समझाऊंगा ये वर्ग गण ये क्या होते हैं, इनका भी एक साइड में चार्ट बना के आपको बताऊंगा कि जैसे साइकाडॉप्सिडा है, ठीक है। अब एक तरह से साइकस इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब इसके 4 पार्ट हैं, जैसे टेरिडोस्पर्मेल्स और बेनेटाइटेल्स, पेंटोजाइलेल्स और साइकेडेल्स। टेरिडोस्पर्मेल्स को आप लोग ध्यान रखें साइकेडोफिलिकेल्स भी कहते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ना कंफ्यूज होना है कि भाई साइकेडोफिलिकेल्स हमसे तो पूछा था और यहाँ पर तो क्या आ गया, हमने तो ये टेरिडोस्पर्मेल्स पढ़ा था और सर ने तो साइकेडोफिलिकेल्स पढ़ाया था, अब हम क्या करें। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। साइकेडोफिलिकेल्स और टेरिडोस्पर्मेल्स ये क्या होते हैं, दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग हो गए। तो अब टेरिडोस्पर्मेल्स का भी वही एग्जांपल होगा जो साइकेडोफिलिकेल्स का होगा, मेडुलोसा और ग्लोसोप्टेरिस। इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि दो आपको इस प्रीवियस चार्ट में मैंने बता दिया है। बेनेटाइटेल्स का बहुत अच्छा एग्जांपल आएगा विलियमसोनिया। ये विलियमसोनिया क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे विलियमसन, उनके सम्मान में इस पौधे को ये नाम दिया गया है जिसको खोजा गया था। और पेंटोजाइलेंस मतलब पेंटोजाइलॉन, ये एक जिम्नोस्पर्म है, पेंटोजाइलॉन। साइकेडेल्स अगेन एक ऑर्डर है जिसका एक बहुत फेमस एग्जांपल आ जाता है साइकस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सैगोपाम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको सैगोपाम? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हमें साबूदाना मिलता है, और साबूदाना भी कौन सी वैरायटी से मिलेगा? साइकस रेवोल्यूटा से मिलेगा। तो साइकस की भी अलग अलग स्पीशीज होती हैं, जब हम साइकस पढ़ेंगे वहां मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा उसके आर्थिक महत्व में। बहुत सी स्पीशीज होती है, लेकिन साइकस का यहाँ पर पॉइंट आया है, नाम आया है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि इससे हमें साबूदाना मिलता है, और इसकी जो प्रजाति होती है जिससे साबूदाना मिलता है साइकस रेवोल्यूटा है वो, ठीक है। तो कॉनिफेरोप्सिडा जो है फिर उसके ऑर्डर की अपन बात कर लेते हैं। ये तो बात हुई थी अपने साइकाडॉप्सिडा की, जिसके अपन ने 4 ऑर्डर पढ़े। सेम ऑर्डर अपने कॉनिफेरोप्सिडा के अंदर आएंगे। उसमें क्या होंगे? उसमें अगेन 4 गणों को शामिल किया गया है, और ये चारों गण मिलकर के कॉनिफेरोप्सिडा को बनाते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है कॉर्डाइटेल्स, जिसका एग्जाम्पल मेडुलोसा और लेजिनोप्टेरिस आ जाता है, ठीक है, मेडुलोसा और लेजिनोप्टेरिस। कॉनिफ्रेल्स अगेन पाइनस एग्जाम्पल आ जाएगा, जिसमें क्या होता है, एक वृक्ष सीधा होता है और जिसकी जो सबसे नीचे वाली शाखाएं होती है वो लंबी होती है, और जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं शाखाओं का जो आकार होता है वो घटता चला जाता है। फिर आ जाता है आपका टेक्सेल्स, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहां भी मेंशन कर रखा था, टेक्सस। और फिर उसके बाद में आ जाता है गिंकोइल्स। तो गिंकोइल्स, गिंको इसका एग्जाम्पल है। फिर आ जाओ आप किस पे, निटॉप्सीडा पे। किस पे? निटॉप्सीडा। तो निटॉप्सीडा जिसका एग्जाम्पल क्या है, नीटम। नीटम क्या है? नीटम और वेल्विस्टिया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये दोनों क्या है, अपवाद। ये दोनों अपवाद क्यों है? क्योंकि जिम्नोस्पर्म के नीटम, वेल्विस्टिया और एक एफिड्रा, ये 3, ठीक है, 2 नहीं ये 3, एक तो नीटम, वेल्विस्टिया और एफिड्रा, ये तीनों ऐसे अपवाद हैं जिसमें क्या होती है, वेसल्स प्रेजेंट होती है। वेसल्स का मतलब क्या होता है, वाहिकाएं। क्या होता है, वाहिकाएं। इनमें क्या प्रेजेंट होती है, वाहिकाएं प्रेजेंट होती है। और वाहिकाएं जो होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है। जैसे वाहिनिकाएं तो कैसी होती है, बिल्कुल सकड़ी होती है, जैसे ये वाहिनिकाएं हो गई, ठीक है।
अब वाहिकाओं की बात करेंगे तो वाहिकाएं जो होती है ये इस तरह से इतनी चौड़ी होती है। तो अब ये तो हो गई वाहिनिकाएं, ये हो गई वाहिकाएं। हाँ, दोनों का कार्य जरूर सेम है, उसमें किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है। वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के कार्य में कोई असमानता नहीं है। दोनों का कार्य क्या होता है? जल का संचालन करना एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन इनका मैंने जिक्र आपके सामने अभी क्यों किया? क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म के जो मेंबर हैं, जिसमें अपन ऑर्डर ही अभी पढ़ रहे हैं, जैसे न्यूटॉप्सीडा को मैंने बताया कि 3 भागों में बांटा है, एफिड्रेल्स, नीटेल्स और वेल्विस्चियल्स। तो नीटम, एफिड्रा और वेल्विस्चिया ही एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बाकी नहीं होती। क्योंकि वेसल्स का जिम्नोस्पर्म से तो दूर दूर तक ही लेना नहीं होता, क्योंकि वेसल्स की उपस्थिति के आधार पर ही तो हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को अलग करते हैं। तो वेसल्स हो गया, और आधार तो और भी हो गए। जैसे एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है? सीड ढके हुए होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में कैसे होते हैं? बिल्कुल नग्न होते हैं, नेक्ड होते हैं सीड, उन पर कोई कवरिंग नहीं होती है। तो वो तो है ही, लेकिन साथ में वेसल्स भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो ये 2 क्लासिफिकेशन हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका आता है टिप्पो का क्लासिफिकेशन। ओसवाल और टिप्पो, इन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको अपन अब देखने वाले हैं। क्या हो सकता है ओसवाल और टिप्पो का क्लासिफिकेशन, वो आप देखें। ये जो भी मैं क्लासिफिकेशन आपको प्रीवियस बता रहा हूं, ये प्लीज इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इन क्लासिफिकेशन से न केवल एकेडमिक लेवल पर बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आप लोगों को इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इसको सीरियसली इसको पढ़ना है। अब आ जाता है अपना ओसवाल एंड टिप्पो क्लासिफिकेशन। ओसवाल एंड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने क्या किया? जो जिम्नोस्पर्म थे, जिम्नोस्पर्म, इसके भी 2 पार्ट किए। कौन कौन से? एक तो क्या? साइकेडोफाइटी, साइकेडोफाइटी, और दूसरा कौन सा किया था? कॉनिफेरोफाइटी। कॉनिफेरोफाइटी। साइकेडोफाइटी और कॉनिफेरोफाइटी। उसके बाद इन्होंने साइकेडोफाइटी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स और बैनेटाइटेल्स। ठीक है, देखो एग्जाम्पल उसके अंदर वही रहेंगे, चाहे मैं साइकेडोफिलिकेल्स की बात करूं, साइकेडेल्स की बात करूं, चाहे बैनेटाइटेल्स की बात करूं। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार इसको ऐसे ही समझा रहा हूं, आप लोग इसको ऐसे समझें। ये तो साइकेडोफाइटी की बात हुई। उसके बाद अपन कॉनिफेरोफाइटी की बात करते हैं, जिसमें गिंगोएल्स, कॉर्डाइटेल्स, जिसमें क्या आ जाता है आपके? गिंगोएल्स, कॉर्डाइटेल्स
कॉर्डाइटेल्स और कॉनिफरेल्स, और कौन सा आएगा, गिंगोइल्स हो गया, कॉर्डाइटेल्स हो गया, कॉनिफरेल्स हो गया, और इसके अलावा आपका आ जाएगा नीटेल्स। बेनेटाइटेल्स में वही विलियमसोनिया आ जाएगा, वही साइकस आएगा, साइकेडोफिलिकेल्स के अंदर वही आपका मेडुलोसा आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, मेडुलोसा, साइकस। बेनेटाइटेल्स में वही विलियमसोनिया, और गिंगोइल्स के अंदर वही एग्जांपल आपका गिंको। कॉर्डाइटेल्स के अंदर कौन सा आएगा, कॉर्डामैट्स भी आता है एक एग्जांपल नया, कॉर्डामैट्स। कोनिफर वही पाइनस, वही नीटम। तो ओसवाल और जो टिप्पो थे उन्होंने भी इनको क्या किया था, साइकेडोफाइटी और कॉनिफेरोफाइटी के अंदर विभाजित किया था इन्होंने, ठीक है। तो साइकेडोफाइटी और कॉनिफेरोफाइटी, तो अगर अपन मोटे तौर पर इसको समझे साइकेडोफाइटी, कॉनिफेरोफाइटी, तो हमारे सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इसके अंदर जिक्र किसका हो रहा है, सिर्फ दो मेंबर्स का हो रहा है मेनली, मुख्य रूप से। एक तो आ जाएगा आपका साइकस और दूसरा आ जाएगा पाइनस, जिसको हम जिम्नोस्पर्म के मेंबर के रूप में अपन पढ़ेंगे, और इसको हमारे सिलेबस में भी क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। किया है कि नहीं किया है इसको। अब एक चीज और ध्यान रखें कि आपके सामने क्लासिफिकेशन कोई सा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल, अगर आपको जैसे मैंने आपको बताया कि साहब रॉबर्ट ब्राउन का ही आएगा, सर ने तो बताया था, या स्पोर्नी का आएगा। हाँ, स्पोर्नी का क्लासिफिकेशन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इंपॉर्टेंट है, बट आप लोग प्रीवियस क्लासिफिकेशन एक भी मिस मत करना, क्योंकि कोई सा भी क्लासिफिकेशन अगर वहां पर आता है तो एटलीस्ट हम उसको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होने चाहिए, ठीक है। इसलिए जो मेन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वही बता रहा हूं। जिम्नोस्पर्म के, इसमें जिम्नोस्पर्म के दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, साइकेडोफाइटी और कॉनिफेरोफाइटी, ठीक है। और फिर साइकेडोफाइटी की बात करें तो अगेन उसके तीन पार्ट है, जैसे साइकेडोफिलिकेल्स हो गया, जिसका एग्जांपल मेडुलोसा हो गया, ग्लोसोप्टेरिस भी आ सकता है। साइकेडेल्स के अंदर साइकस आ जाता है, बेनेटाइटेल्स में आपका विलियमसोनिया आ जाता है, और कॉनिफेरोफाइटी के अंदर चार इसके जो हैं ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, जैसे गिंगोइल्स, आपके कॉर्डाइटेल्स, कॉनिफेल्स और नीटेल्स। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पंत का क्लासिफिकेशन, डीडी पंत, या फिर डीडी पंत की जगह अपन पढ़ लेते हैं इसको क्रॉनक्विस्ट तख्ताजान का, क्योंकि डीडी पंत का इतना नहीं है जितना क्रॉनक्विस्ट तख्ताजान और जिम्मरमैन क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। तो डीडी पंत को तो आप इसको रिमूव करें माइंड से, और सीधा फोकस अपन करते हैं क्रॉनक्विस्ट, तख्ताजान और जिम्मरमैन। तो ओसवाल और टिप्पो के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई इशू हो तो वो अपन नेक्स्ट जो भी वीडियो लेक्चर होगा अपन उसमें उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो तीन क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाए हैं, इसको तो प्लीज आपको बिल्कुल रट लेना है, इसको याद कर लेना है, इसमें से समझ के रटना है, ऐसा नहीं कि रटना है, समझ के रटना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल सरफेस लेवल के नहीं आते हैं। जब भी हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन आते हैं कंसेप्ट बेस, तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब अपन क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं, क्रॉनक्विस्ट तख्ताजान एंड जिम्मरमैन।
जिम्मर मैन। तो क्रॉनक्विस्ट, तख्ताजान और जिम्मरमैन ने भी एक क्लासिफिकेशन दिया था। उस क्लासिफिकेशन को अपन अब देखते हैं। उन्होंने क्या किया, एम्ब्रियोफाइटा को कितने भागों में बांटा, 8 भागों में। उन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को 8 भागों में विभाजित किया। अब वो 8 भाग कौन कौन से थे वो देखते हैं अपन। राइनोफाइटा, ब्रायोफाइटा, साइलोफाइटा, लाइकोपोडियोफाइटा, साइलोफाइटा, एक मिनट, साइलोफाइटा, लाइकोपोडियोफाइटा, इक्विसिटोफाइटा, पॉलीपोडियोफाइटा, इक्विसिटोफाइटा, पॉलीपोडियोफाइटा, पाइनोफाइटा और मैग्नोलियोफाइटा। पाइनोफाइटा और मैग्नोलियोफाइटा और मैग्नोलियोफाइटा ठीक है। एक बार के लिए उन्होंने क्या किया, एम्ब्रियोफाइटा को राइनोफाइटा, ब्रायोफाइटा, साइलोफाइटा, लाइकोपोडियोफाइटा, इक्विसिटोफाइटा, पॉलीपोडियोफाइटा, पाइनोफाइटा और मैग्नोलियोफाइटा के अंदर इन्होंने डिवाइड किया। उसके बाद अपन देखते हैं पॉलीपोडियोफाइटा को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, साइकेडेसी, पाइनी और नीटेसी। साइकेडेसी, पाइनी और नीटेसी। ठीक है, ये इसकी हो गई सब क्लास हो गई। ठीक है, उसके बाद में आता है जो साइकेडेसी है। साइकेडेसी को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेजिनोप्टेरिडेटी, साइकेडेटी और बेनेटाइटेडी। लेजिनोप्टेरिडेटी, टेरिडेटी, साइकेडेटी
लेजिन ऑफ टेरिडेसी, साइकेडेटी और बेनेटाइटेडी। बेनेटाइटेडी बेनेटाइटेडी टाइटेडी TAT टेडी DEAE डी। ठीक है, साइकेडेसी को भी अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेजिन ऑफ टेरिडेटी, साइकेडेटी, बेनेटाइटेडी। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका पाइनी के भी 2 पार्ट किए हैं, गिंगोएटी और पाइनेटी। पाइनी के भी 2 पार्ट हैं, गिंगोएटी, गिंगोएटी और पाइनेटी। तो ये क्या है, इसकी पाइनी की सब क्लास है, यानी गिंगोएटी और पाइनेटी। फिर उसके बाद में नीटेसी के 3 पार्ट हैं, एफिड्री, वेल्विस्टिएडी और न्यूटिडी। नीटेसी के 3 पार्ट हैं, एफिड्री, DREA, एफिड्री, नीटेडी और वेल्विस्टिएडी। एफिड्री, नीटेडी, वेल्विस्टिएडी। इसके अलावा अब अपन देख लेते हैं, जैसे नीटेसी के अपन ने पार्ट पढ़े और इसमें और कौन से पार्ट आते हैं, जैसे कॉर्डाइएटी और पाइनिडी, ये पार्ट और आ जाते हैं। कॉर्डाइएटिडी और पाइनिडी, यानी कॉर्डाइएटिडी। इसी का और मैं नीचे कर रहा हूं, जैसे यहां लिख लो आप, कॉर्डाइएटिडी, कॉर्डाइएटिडी। और इसके अलावा अपना जो एक पार्ट और बच जाता है वो आ जाता है पाइनिडी। कौन सा आ जाएगा, पाइनिडी। पाइनिडी देखो, अब जो क्रॉन्क्विस्ट, तख्ताजान और जिम्मरमैन जो हैं, उन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को लगभग पहले 8 भागों के अंदर बांटा था, और उन्होंने एम्ब्रियोफाइटा मतलब भ्रूण युक्त पादप जो हैं उनको ही इन्होंने 8 भागों में बांटा। इसका मतलब क्या था, इन्होंने आधार किसको बनाया, भ्रूणीय संरचना को इन्होंने आधार बनाया, और भ्रूणीय संरचना के आधार पर इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा के 8 भाग किए। ठीक है, क्यों इन्होंने भ्रूण की संरचना को क्यों बनाया, क्योंकि सभी साइंटिस्ट की या हर वैज्ञानिक की अपनी अपनी हाइपोथेसिस होती है या डॉक्ट्राइन होता है, जिसको अपन सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो आधार लिया था वो लिया था भ्रूणीय संरचना, यानी एम्ब्रियो स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो स्ट्रक्चर को आधार बनाया था इन्होंने। एम्ब्रियो स्ट्रक्चर को आधार बना करके इन्होंने 8 भाग किए, जिनमें से पहला जो था राइनोफाइटा था, दूसरा कौन सा था, ब्रायोफाइटा, साइलोफाइटा, लाइकोपोडियोफाइटा, इक्विसिटोफाइटा, पॉलीपोडियोफाइटा और मैग्नोलियोफाइटा। अच्छा, अब मैं इनके एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता देता हूं। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो राइनिया, ब्रायोफाइटा के तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे रिक्शिया, मार्केंशिया, जिसमें गैमा कप आता है,
एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल ब्रायोफाइटा के आगे। साइलोफाइटा, साइलोटम, इसमें पी आ जाता है, साइलेंट में आता है ना इसलिए, तो साइलोटम। पी यहां पर साइलेंट है, ध्यान रखना प्रीवियस। लाइकोपोडियोफाइटा का एग्जांपल क्या आ जाएगा? लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। इक्विसिटोफाइटा का एग्जांपल आ जाएगा आपका इक्विसिटम, इक्विसिटम, इक्विसिटम। इक्विसिटम को अपन हॉर्स टेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पादप की जो संरचना है, प्लांट की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, वो बिल्कुल घोड़े की पूंछ यानी हॉर्स टेल जैसी दिखाई भी देती है, इसलिए अपन इसको इक्विसिटम को हॉर्स टेल बोलते हैं। क्योंकि इक्विसिटम में जो वर्ड आ रहा है ना, फर्स्ट 3 वर्ड इक्वस, ठीक है, इक्विसिटम वर्ड आया है इक्वस से, और इक्वस क्या है? हॉर्स का जूलॉजिकल नेम होता है, इसलिए वहां से ये वर्ड इक्विसिटम को उठाया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसकी शरीर की संरचना जो होती है घोड़े के पूंछ के समान होती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसलिए अपन इक्विसिटम को हॉर्स टेल भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे जो यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, उन बर्तन को चमकाने के अंदर इस इक्विसिटम की राख का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, पॉलीपोडियोफाइटा, पॉलीपोडियोफाइटा की बात करें तो पॉलीपोडियम, इसका एग्जांपल आ जाएगा मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलिया, इसका एग्जांपल क्या आएगा? मैग्नोलिया। अब अपन इसमें बात करते हैं जैसे पॉलीपोडियोफाइटा, पॉलीपोडियम, पॉलीपोडियम, इसका एग्जांपल, इसके भी 3 पार्ट कर दिए हैं, जैसे साइकेडेसी, पाइनी और नीटेसी। तो साइकेडेसी का आपको पता ही है, साइकस आ जाएगा इसके अंदर, पाइनी के अंदर क्या आ जाएगा? पाइनस आ जाएगा, जो कि कोनिफर है। ठीक है, कॉनिफेरी भी बोल सकते हो, पाइनी की जगह आप कोनिफेरी भी बोल दो तो भी सही होगा। नीटेसी, नीटम इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। फिर साइकेडेसी का अगर अपन पार्ट करें तो लेजिनोप्टेरिडेटी आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है साइकेडेटी और बेनेटाइटिडी। बेनेटाइटिडी मतलब ये वही है, बेनेटाइटेल्स ही है, जिसके अंदर विलियमसोनिया को अपन ने रखा है। ठीक है, उसका लेजिनोप्टेरिडेटी, लेजिनोप्टेरिस, मेडुलोसा के साथ में अभी मैंने बताया था ना आपको, टेरिडोस्पर्मेल्स, याद करो, उसी के साथ में तो था ये लेजिनोप्टेरिस। तो एग्जाम्पल क्या आएगा आपका? लेजिनोप्टेरिस। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी एक बार और बता देता हूं, लेजिनोप्टेरिस। जो मैंने आपको बताया था अभी, टेरिडोस्पर्मेल्स और साइकेडोफिलिकल्स, ये दोनों एक ही हैं। उसके अंदर मैंने एग्जांपल याद करो भी क्या बताया था? मेडुलोसा और लेजिनोप्टेरिस। तो वो जो लेजिनोप्टेरिस था वो लेजिनोप्टेरिडी का ही मेंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर लेजिनोप्टेरिस एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया। बेनेटाइटिडी मतलब बेनेटाइटेल्स है, विलियमसोनिया, साइकेडेटी, साइकस, और उसके बाद जो पाइनी है उसके अगेन 2 पार्ट कर दिए, जैसे गिंगोइटी और पाइनेटी। तो गिंगोइटी क्या होता है? गिंको आ जाएगा, पाइनेटी आ जाएगा, पाइनस एग्जाम्पल आ जाएगा। नीटेसी की बात करें तो नीटेसी के कितने पार्ट कर दिए हैं? इसके अंदर टोटल 6 पार्ट। ठीक है, 6 नहीं 5 पार्ट। पाइनेटी इसका पार्ट है, एफिड्री, कॉर्डाइएटिडी, नीटेडी, वेल्विस्टेडी और पाइनिडी। ठीक है, तो पाइनेटी या पाइनिडी के अंदर तो आपको कोनिफर्स को ही शामिल करना है। कोनिफर्स मतलब पाइनस ही आएगा इसके अंदर। एफिड्रा की मैं बात करूं, जैसे एफिड्री या एफिड्रा एक ही बात है,
जिसके अंदर एफिड्रा आ जाएगा, जिसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है। कॉर्डाई एटिडी, कॉर्डामैक्स, कॉर्डाई टेल्स जिसका ऑर्डर है, मीटेडी मतलब मीटम, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। वेलविस्चियडी मतलब वेलविस्चिया इसका एग्जाम्पल है, और पाइनिडी मतलब पाइनस इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, वेलविस्चिया के बारे में मैं एक और बात बता दूं, अगर आप वेलविस्चिया को इंडिया के रेफरेंस में देखना चाहोगे तो इंडिया में तो ये मौजूद ही नहीं होती। अब भारत के किसी भी भाग में चले जाओ, पहली बात तो जिम्नोस्पर्म की जब जब बात आती है, चाहे वेलविस्चिया हो, चाहे कोई और जिम्नोस्पर्म हो, चाहे टेक्सस हो, सेड्रस हो, कुछ भी हो, ये सारे डेजर्टिक प्लांट हैं। अब आप लोग कहोगे कि डेजर्टिक प्लांट है, फिर तो राजस्थान में तो आराम से मिलने चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, राजस्थान में वेलविस्चिया को छोड़ करके तो मिल जाएंगे। वेलविस्चिया तो क्या हिंदुस्तान की धरती पे ही नहीं है, वो कहाँ मिलेगा आपको? साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पर शामिल किया है। तो ये आपका जो है क्रॉनक्विस्ट, तख्ताजान और जिम्मरमैन का क्लासिफिकेशन। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन पर। वो कौन सा होगा आपका क्लासिफिकेशन? स्पोरने का तो अपन ने देख ही लिया है। क्रैमर और ग्रीन का क्लासिफिकेशन अपन देख लेते हैं, जो बहुत इजी सा भी है और बहुत आसान भी है। क्रैमर और ग्रीन क्लासिफिकेशन, क्रैमर और ग्रीन का। तो क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी माइंड में अगर आपके पुटअप हो रहा हो, तो आप वीडियो लेक्चर में कमेंट करके आप नीचे उसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं दे दूंगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, क्रैमर और ग्रीन का क्लासिफिकेशन। क्रैमर एंड ग्रीन क्लासिफिकेशन। क्रैमर और ग्रीन क्लासिफिकेशन। तो क्रैमर और ग्रीन ने क्या क्लासिफिकेशन दिया था? उन्होंने जिम्नोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, साइकेडोफाइटिना और कॉनिफेरोफाइटिना। जिम्नोस्पर्म के दो पार्ट किए, जिम्नोस्पर्म के दो पार्ट किए, साइकेडोफाइटिना, साइकेडोफाइटिना और कॉनिफेरोफाइटिना। कॉनिफेरोफाइटिना, ठीक है। तो साइकेडोफाइटिना और कॉनिफेरोफाइटिना, और साइकेडोफाइटिना को भी दो वर्गों में विभाजित किया, साइकेडेटी और मीटेटी। साइकेडेटी और मीटेटी। साइकेडेटी आ गया, और इसके अलावा क्या आएगा? मीटेटी। कॉनिफेरोफाइटिना जो है, इसके भी दो पार्ट किए इन्होंने। एक तो आ जाएगा गिंगोएटी और पाइनेटी। इनके दो थे, दो पार्ट, गिंगोएटी और पाइनेटी। तो क्रैमर और जो ग्रीन थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि
कि जिम्नोस्पर्म जो है उसके अपन दो पार्ट कर सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो साइकिडोफाइटिना हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है आपका? कॉनिफेरोफाइटिना हो सकता है। ठीक है, अब साइकिडोफाइटिना और कॉनिफेरोफाइटिना एग्जाम्पल तो वही सेम रहेंगे इसके अंदर भी, लेकिन जब साइकिडोफाइटिना की बात करते हैं तो इसको भी दो भागों में अपन बांट देते हैं। कौन कौन से? जैसे साइकेडेटी और नीटेटी। दूसरा आ जाता है कॉनिफेरोफाइटिना में गिंकोएटी और पाइनेटी। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल इसका वही साइकस, नीटम, गिंको और पाइनस। कोई नए एग्जाम्पल तो है नहीं इसके। ठीक है, तो ये तो था आपका जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसमें क्लासिफिकेशन से भी जो भी क्वेश्चन पुटअप होता है उसका जब आंसर आप दोगे तो उसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड से कुछ चीजें स्लिप हो जाती है, क्योंकि हम जितना याद करते हैं उतना तो याद रहता नहीं है। ठीक है, अगर हमें एग्जाम्पल याद रह जाता है या एग्जाम्पल हमें याद है तो अपन उस एग्जाम्पल को आधार बना करके अपन इजीली उस क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं या उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं इसी क्लासिफिकेशन की बात कर लूँ, जैसे मैंने बोला साइकिडोफाइटिना और कॉनिफेरोफाइटिना। अगर आपको इन नामों का मतलब ही नहीं पता तो आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, उसका आंसर कैसे दोगे? ठीक है, जैसे साइकिडोफाइटिना की बात करें तो इसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं, जैसे साइकेडेटी और नीटेटी। अब आपने ये दो पार्ट लिख लिए, अब इसका एग्जाम्पल क्या आ सकता है? थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर लगाना, जैसे साइकस आ जाएगा, नीटेटी पे नीटम। नाम का जो पहला अक्षर आ रहा है ना, चाहे साइकेडेटी हो चाहे नीटेटी हो, तो वही आपको आंसर बता देगा। उसके बाद कॉनिफेरोफाइटिना, उसमें गिंगोएटी और पाइनेटी, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो क्लासिफिकेशन की बात हुई। अब इसी क्लासिफिकेशन को आधार बनाकर अपन इसके मेंबर्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला मेंबर आता है आपका साइकस। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर अपन सबसे पहला मेंबर कौन सा लेते हैं? साइकस। तो साइकस का जब भी नाम आता है तो हमारे सामने या हमारे दिमाग में एक डायग्राम हमेशा घूमने लगता है। आज साइकस की मैं थोड़ी सी आपको मॉर्फोलॉजी बता देता हूं। भाई साइकस का जो पेड़ होता है वो किस तरह से दिखाई देता है। साइकस का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने, आंखों के सामने कुछ इस तरह का डायग्राम जो है वो दिखाई देता है। जिसके अंदर ऐसा बेलनाकार तना होता है और कुछ इस तरह की पत्तियां जो है हमें दिखाई देती हैं इस तरह की। और ये पत्तियां जो है इनकी भी एक खासियत है। वो खासियत क्या है? ये सीधी तने से जुड़ी हुई है, इनमें कोई भी शाखाएं कहीं से भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, ये क्या है? साइकस की मॉर्फोलॉजी। साइकस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी साइकस की बाहरी आकारिकी, यानी उसकी आउटर स्ट्रक्चर, उसकी बाहरी संरचना। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे बहुत लोग कि इस डायग्राम में ऐसी क्या खासियत है, भाई ये तो सीधा सा डायग्राम है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इस धरती पर जितने भी पौधे होते हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसे पौधे होते हैं जो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं।
हाँ, वो बात और है कि उनकी पत्तियां डायरेक्ट तने से जुड़ी हुई हो सकती हैं, ऐसे तो बहुत से पौधे मिल जाएंगे, लेकिन इस आकृति वाले, इस जैसे दिखने वाले पौधे बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए तो अपन ने क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई थी। अपन ने अभी जिम्नोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा क्यों था, वो यही तो पढ़ा था। क्लासिफिकेशन क्या बताता है कि इस धरती पर जो भी वनस्पति है या जो भी पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से समान नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ अंतर है और उन अंतर को ही पहचान करके हमें वर्गीकरण करना होता है। तो तब अब मैंने ये मेंबर लिया साइकस। अब आप बताओ, जो साइकस है, साइकस जैसा और कौन सा पौधा दिखता है? डेट पाम, खजूर जिसको अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं, खजूर, वो भी ऐसा ही दिखता है, डेट पाम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या खासियत है, आप देखें कि इसके जो, अगर मैं तने की बात करूं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समझना, इसके मैं अगर तने की बात करूं तो इसका तना कैसा है, एक तो इरेक्ट है, ठीक है, और दूसरा सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, और अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड। अभी हिंदी में भी बता दूंगा आप लोगों को मतलब क्या है। अब इन तीनों शब्दों का मतलब समझें आप लोग। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब ऐसा तना जिसको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती, उस तने को बोलते हैं इरेक्ट। जरूरी नहीं है कि ये साइकस में ही हो। इरेक्ट तना तो किसी और में भी हो सकता है, जैसे मैं नीम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकता हूँ, पीपल ले सकता हूँ, बरगद ले सकता हूँ, और एक गुलाब का तना भी अपने आप में इरेक्ट होता है। ऐसा थोड़ी ना गुलाब के पौधे को आप बांध के रखते हो, नहीं ना, तो वो भी अपने आप सीधा ही खड़ा रहता है। तो क्या हो गया, इरेक्ट का मतलब ऐसा तना जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, और अनब्रांच्ड का मतलब अशाखित। यहां पर अगर मैं बात करूं तो किसी तरह की शाखाएं दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लांट है वो कैसा है, अनब्रांच्ड है। और दूसरी चीज, इनसे निकलने वाली ये जो पत्तियां हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉलिएज लीफ। बेसिकली कौन सी लीफ आएंगी? फॉलिएज लीफ, पर्णिल पत्तियां, फॉलिएज लीफ, हिंदी में बोलते हैं पर्णिल, पर्णिल पत्ती। ठीक है, इन पत्तियों की क्या खासियत है? ये सभी जो है एक आधार से निकल रही है, और हाँ, ये जहां आधार से निकलती है वहां से तो ये चौड़ी होती है, चाहे इसको देख लो, चाहे इसको देख लो, चाहे इसको देख लो। लेकिन ये जब जहां आकर के मिलती है, जिन किनारों पर मिलेगी, वो इनके किनारे जो होते हैं, मार्जिन होते हैं, वो कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। मतलब इनके जो एंड्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, शार्प एंड्स। ठीक है, और ये सभी एक ही जगह से निकलती है, और ये एक मुकुट जैसी संरचना बनाती है। तो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर हमें यहां पर देखने को मिलती है। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। आई चीज समझ में? हाँ, अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं, ये जो हो जाते हैं आपके लीफ स्कार्स, लीफ स्कार्स। मैं इसके रूट्स की बात करूं तो साइकस में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसमें मूसला मूल होती है, टैप रूट्स मतलब मूसला मूल, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, अशाखित, लीफ स्कार्स पर्ण, लीफ ट्रेस, स्कार्स नहीं, लीफ ट्रेस, पर्ण अनुपत,
और इसके नुकीले किनारे। तो साइकस की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है, जिसमें इसका बेलनाकार तना होता है। और हाँ, खजूर से जब इसकी तुलना करोगे तो खजूर का भी पौधा लगभग कैसा होता है, सेम होता है। हाँ, इसके अंदर एक मैंने अभी जिक्र किया था आप लोगों के सामने फॉलिएज लीफ का। तो जो फॉलिएज लीफ जो है, इसके साथ साथ एक पत्ती और आती है जिसको अपन बोलते हैं स्केली लीफ, जो मैंने कल की क्लास में भी शायद आप लोगों को डिस्कस किया था। वो कैसी होती है, बिल्कुल कुछ इस तरह की। स्केल्स तो ऐसे ही होंगे। स्केली लीफ क्या होती है, छोटी पत्तियां जो होती है उनको ही अपन स्केली लीफ कहते हैं। और ये कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। अब इसके अलावा जो साइकस जो है, साइकस के अंदर भी क्या होता है, और प्लांट्स के जैसे रूट, स्टेम, लीफ या इसकी कोरोलॉइड रूट अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। और इसके जो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ये सभी वन बाय वन अपन इसको देखेंगे। तो आज जो अपन ने देखा कि जिम्नोस्पर्म का एक तो क्लासिफिकेशन, कि जिम्नोस्पर्म के जो मेंबर्स हैं उनको क्लासिफाइड करने के पीछे क्या वजह थी, क्या कारण थे, उन कारणों को हमने जाना। और ऐसे कौन कौन से मेंबर्स थे जिनको अपन ने आगे पढ़ेंगे। और देखो, सभी मेंबर्स तो अपन पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इस धरती पर जिम्नोस्पर्म जो हैं वो बहुत लिमिट के रह गए हैं। अब वो सारे कैसे हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, और विलुप्ति का कारण जो है उनका, वो एनवायरमेंटल कंडीशन सबसे पहले आता है। और दूसरा जो आता है, मैन मेड रीजन आता है। मैन मेड रीजन कैसे आ सकता है भाई, एनवायरमेंटल कंडीशन तो आ सकता है कि भाई मौसम जो है वो समय के साथ बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई और ये पौधे अपने आप को उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाए और विलुप्त हो गए। ये कारण तो स्पष्ट है। मैन मेड ऐसे भी हो सकता है कि, हालांकि मैन मेड मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा इस रीजन पर, कारण ये है क्योंकि मानव सभ्यता का विकास जब हुआ उससे पहले से ही ये विद्यमान थे। लेकिन फिर भी मैंने इस पॉइंट को आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ती चली गई या उसका विकास होना शुरू हुआ, तब उस टाइम पर भी जिम्नोस्पर्म के कुछ पौधे जो थे वो धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। क्यों? क्योंकि इंसान ने अपनी आवश्यकता को लालच में बदल लिया। लालच में कैसे, उसको रहने के लिए जगह जब कम पड़नी शुरू हो गई तब उसने क्या किया, जंगलों को साफ करते गए। ठीक है, जंगलों को साफ कर दिया। साफ करने से क्या हुआ, चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, उन्होंने ये थोड़ी ना देखा ये जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, उन्होंने उनको साफ कर दिया। तो सारे पौधे जो हैं बिल्कुल खत्म हो गए और खत्म होते चले गए। तो ऐसे ही क्या हो गया, वेजिटेशन जो होगी वो बिल्कुल फिनिश होती चली गई। और आज हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म के सिर्फ 9 मेंबर्स में से ऐसे 3 ही मेंबर्स हमारे सामने रह गए हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें से एक आ जाता है आपका साइकस का, दूसरा आ जाता है अपन पाइनस का जिक्र करेंगे और थर्ड अपन पढ़ेंगे एफिड। ठीक है, तो साइकस अपन ने आज स्टार्ट कर ही दिया, इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किस तरह से होती है। अब अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर यानी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना उसमें क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और इसका जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर दूंगा। ओके।